हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपका चैप्टर शुरू किया हुआ है फंक्शन एंड रिलेशन। फंक्शन पर हम विस्तार से चर्चा पहले कर चुके हैं और हमने आपको इसके फंक्शन के टाइप्स बताए थे। ठीक है, तो आज हमने कहा था कि इन टाइप्स पर हम अलग अलग बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले था हमारा वन वन फंक्शन। क्या था बच्चों? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन या वन टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी। F is such that A tends to be is said to be one one function. Is said to be one one function. One one function is said to be one one function if different element of set A, if different element of set A have different images in set B, तो बच्चों ये आपकी डेफिनेशन, यानी ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए के अलग अलग एलिमेंट सेट बी में अपनी अलग अलग इमेज रखते हो। ठीक है, यदि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, या यदि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव सह डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित है। यदि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव कोडोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हैं, भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित है, तो फंक्शन क्या होगा आपका? वन वन होगा। तो फंक्शन आपका वन वन होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसे एक मैपिंग के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कोई सेट ए, ये हो गया आपका सेट ए, और ये हो गया कोई सेट बी, ये हो गया आपका कोई सेट बी। ठीक है, इसमें 1 2 3 ए बी सी, 1 को ए मिला, 2 को बी मिला और 3 को सी मिला। ठीक है, या फिर हम यूँ कहें कि ये हमारा कोई सेट ए है और ये हमारा कोई है बच्चों सेट बी। देखो 1 2 3 ए बी सी डी, 1 को ए मिला, 2 को बी मिला, 3 को सी मिला, यानी डी इसमें खाली रह गया। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी फंक्शन की, बस वो ये थी कि हमारा ए का कोई एलिमेंट खाली न रहे। ठीक है, बी में कोई खाली रहे तो रहे, इस समय कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, जैसा इसकी नाम ही इसका सजेस्ट करता है वन वन, इसका नाम ही क्या सजेस्ट करता है आपको? वन वन, यानी 1 to 1। ठीक है, यानी एक अवयव, डोमेन के एक अवयव का सह डोमेन में केवल, यानी कोडोमेन में एक ही इमेज हो। ठीक है, डोमेन के एक अवयव की कोडोमेन में केवल एक ही इमेज हो, 1 1, यानी 1 to 1, 1 को 1 ही मिले, मतलब एक को एक ही मिले। ठीक है, अब ज़्यादा ना मिले इससे। ठीक है, 1 1, इसलिए इसका नाम क्या है? देखो बच्चों 1 1, नाम से ही पता चल रहा है इसके कि 1 1 की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? 1 को 1 ही मिले। ठीक है, बात अगर हम मैथमेटिकली करें, बात करें मैथमेटिकली, एल्जेब्रिकली आप इसे कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, मान लीजिए x1 x2 दो एलिमेंट है, लेट x1 x2 बी एनी टू एलिमेंट्स, x1 x2 हमारे कोई भी दो एलिमेंट है। ठीक है, और x1 x2 जो है हमारे, लेट
x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी x1 x2 हमारे डोमेन के एक एलिमेंट है, सेट ए के, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन। x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे, डोमेन में आपके बिलोंग कर रहे, ठीक है। एंड fx1 fx2 एंड fx1 व fx2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन है, कोडोमेन में बिलोंग करते हैं, यानी बिलोंग्स टू रेंज, बिलोंग्स टू रेंज, ठीक है। तो हमारे fx1 और fx2 बिलोंग्स टू कोडोमेन में आपके बिलोंग कर रहे हैं। ये आप क्या कह सकते हैं, देखो x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन और fx1 और fx2 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ फंक्शन। क्या कह सकते हैं बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, ठीक है। यदि हम कहें कि fx1 इज इक्वल टू fx2, इफ लेट हम ये कहें कि fx1 इज इक्वल टू fx2 और ये इस बात को इंप्लाइज करे कि x1 बराबर x2, ये किस बात को इंप्लाइज करे कि x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। यदि लेट हमने कर लिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 और इस बात को इंप्लाइज करता है कि x1 इज इक्वल टू x2, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या होगा बच्चों, हमारा 1 1 होगा। यदि दो फंक्शन सेम, यदि दो फंक्शनल इमेज सेम है, यानी यदि कहने का अर्थ है दो फंक्शनल इमेज, यदि दो फंक्शनल इमेज समान है तो देखो बच्चों क्या कहा, यदि दो फंक्शनल इमेज समान है तो उनके फंक्शनल डोमेन भी समान होने चाहिए, तो उनके फंक्शनल डोमेन भी समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है बच्चों। यदि दो फंक्शनल इमेज समान है तो उनके फंक्शनल डोमेन भी आपके समान है अगर, तो फंक्शन क्या होगा आपका 1 1 होगा, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्जांपल लिया fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल, ठीक है। ये आपका देखो जो क्वेश्चन को करने में, उसे मैथमेटिकल लिखने में और थोड़ा समझने में, ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, देखो ये तो आपका जो मैपिंग होती है कि क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए होती है, हम क्वेश्चन को टेस्ट कर सके, यानी उसे हम आसानी से, क्योंकि मैपिंग के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाता है आगे 1 1 है या नहीं है, ठीक है। ये 1 को 1 ही मिल रहा है, 1 को ज़्यादा इमेजेस मिल रही है, एक ही एलिमेंट को डोमेन के कोडोमेन में एक से ज़्यादा इमेज मिल रही है, इससे समझना आसान होता है मैपिंग से। लेकिन लिखना क्या है, आप वो क्वेश्चन को लिखते कैसे, आप इसे मैथमेटिकली अपनी कॉपी में हल कैसे करोगे, ठीक है, उसका मेथड समझेंगे आप ये एग्जाम्पल से। देखो सबसे पहले आप लिखोगे इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू r, या लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। यदि x1 x2 बिलोंग्स टू r कर रहे हैं आपके, तो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, x1 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब क्या आ गया, क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ का, तो क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो बच्चों ये क्या हुआ आपका, ये 1 1 हुआ, 1 1, यानी फंक्शनल इमेज हम समान लेकर चले थे तो हमने दिखा दिया कि डोमेन के अवयव भी आपके समान है, यानी फंक्शनल डोमेन भी समान है, ठीक है। अब इसके बाद अगला एग्जांपल आप लोगे fx, देखो एग्जांपल एक और समझो आप इसमें, देखो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और f इज सच दैट r टेंड्स टू r, रियल टू रियल आपका डिफाइन है, ठीक है। देखो लेट इफ x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये हम इफ लेके चले, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। तो कैसे क्या निकलेगी बच्चों fx1 की, x1 स्क्वायर प्लस 2 क्या निकलेगी, x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। जब आप इसका
स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, ठीक है। यानी x1 की हमें दो वैल्यू प्राप्त हुई, x1 इक्वल टू प्लस x2 भी है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी है, ठीक है। आप कहोगे कैसे जी, देखो बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान दे, हमारा फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन है हमारा ये, ठीक है। f1 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो कितना आ गया आपका निकल के 3, एंड f माइनस वन भी 3 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर आपका क्या होगा +1, और फिर उसमें 2 ऐड करोगे फिर भी क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। लेकिन दो डोमेन के दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, कैसे, देखो आप ऐसे, ये मान लिया आपका डोमेन है 1 -1 और इस पर एक ही प्रतिबिंब 3 आ रहा है, देखो क्या 1 को 1 ही मिल रहा है, नहीं, दो अलग अलग अवयवों की सेम इमेज है, तो बच्चों ये होगा आपका नॉट 1 1, ये आपका 1 1 नहीं होगा। तो बच्चों ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारा 1 1 फंक्शन असल में होता क्या है। देखो नाम से ही सजेस्ट है 1 to 1, 1 को 1 ही मिले, 1 का मतलब ये मतलब समझना कि अंक नंबर है कोई कि 1 को 1 ही इमेज मिलेगी। 1 का मतलब मेरा यहाँ से आया है कि डोमेन के एक अवयव को को डोमेन में एक ही इमेज मिले, दूसरी ना मिले, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1 को 3 भी मिली है और -1 को भी 3 मिल रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब कुछ एक दो नोट्स है इसके बारे में, आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ये 1 1 फंक्शन आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कुछ नोट्स हैं आप ये समझते चलेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहला नोट बच्चों हमारा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ए लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1 1, ए लीनियर फंक्शन इज 1 1। जो लीनियर फंक्शन से आप क्या मतलब समझे, देखो f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी, अगर आप इसकी जांच करेंगे 1 1 आएगा, जितने भी लीनियर फंक्शन है आपके, ठीक है। आप जैसे लीनियर इक्वेशन भी पढ़ी होगी, ठीक है, उसी टाइप से है ये लीनियर फंक्शन, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके, 9th क्लास में भी था लीनियर, 10th में भी था आपके, लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी आपने। दूसरा आप क्या देखोगे इसमें, अगर आप इसकी जाँच करेंगे ax1 प्लस बी इक्वल टू x2 प्लस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू आपका x2 आ जाएगा, a से भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में जाके, ठीक है। अब आप दूसरा नोट्स क्या लिखेंगे आप इसके बारे में, फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन, दूसरा नोट्स क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए यदि dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और dy/dx या dy/dx इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी dy/dx, ठीक है, क्या है हमारे ग्रेटर देन 0, उसका मतलब क्या है, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, बट आपने डिफरेंशियल आप 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके, थोड़ा सा कंटिन्यूअस शब्द आपके लिए नया है, इसे भी आप आगे जाके समझ लोगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो यहाँ से, डिफरेंशियल अगर आपने डिफरेंशियल किया इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। अगर ये dy/dx इज लेस देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। यदि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है और ऑलवेज डिक्रीजिंग है, या तो इंक्रीज ही हो रहा है या फिर वो हमेशा डिक्रीज ही हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन भी आपका क्या होगा बच्चों, 1 1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है। कैसे, देखो थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखो आप इसमें एक एग्जाम्पल ले लो f(x) इज इक्वल टू, इसमें एक एग्जाम्पल ले लो f(x) इज इक्वल टू x² प्लस का 2, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे f(x) इज इक्वल टू x² प्लस का 2 ले लो या 3 ले लो, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस का, चलो हमने 3 ले लिया, अब आप इसका डिफरेंशियल करोगे f'(x) क्या हो गया आपका 2x, 3 का 0 हो गया। अब ये फंक्शन ये किस पर डिपेंड करेगा, देखो ये x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर x निगेटिव है तो निगेटिव होगा, ये कभी निगेटिव हो रहा है कभी पॉजिटिव हो रहा है, नहीं कभी इंक्रीजिंग हो रहा है कभी डिक्रीजिंग हो रहा है, ना तो हमेशा इंक्रीजिंग ही है ना हमेशा डिक्रीजिंग है, तो ये नॉट 1 1, ये क्या होगा बच्चों आपका नॉट 1 1, ये आपका 1 1 नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, ठीक है, यानी आप एक एग्जाम्पल ले लो f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3, f(x) इज इक्वल टू चलो x³ प्लस का 3, जब आप इसका f'(x) डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा 3x², बस 3 का 0 हो गया बच्चों, आपने सिंपल डिफरेंशियल 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो अब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, आप x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखो, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना बच्चों, ध्यान दे रहे होंगे आप, स्क्वायर है इससे पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों, निकल के पॉजिटिव ही निकल के आएगी, समझ रहे हैं ना आप बात को,
ये स्क्वायर आ गया यहाँ से, तो आप निगेटिव रखो या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी आपकी, हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा आपका बच्चों 1 1 1 1, ऐसा फंक्शन भी बच्चों आपका 1 1 ही कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इफ़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यहाँ देखो आप तीसरा पॉइंट क्या देखोगा, इफ़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से बच्चों आप क्या मतलब समझे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन से आप क्या मतलब समझे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वंस, कट्स द ग्राफ, कट्स द ग्राफ, कट्स द ग्राफ। ठीक है, इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वंस, एट मोस्ट वंस, यानी ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर अगर कट करती है, ग्राफ को केवल बच्चों एक ही बिंदु पर कट करती है, तो हमारा क्या होगा, वो 1 1 होगा। कैसे होगा, जैसे आपने लोग का ग्राफ ले लो आप, अगर आप लोग का ग्राफ बनाओगे तो लोग का ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, आपने देखा होगा ये इस तरह से। ठीक है, देखो पैरेलल टू, देखो केवल 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने इसमें लाइन बनाई। ठीक है, तो ये भी क्या होगा बच्चों आपका 1 1 होगा, कट्स द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट पे अगर कट कर रही है। ठीक है, एक आपने ये भी देखा होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप शंकु परिच्छेद का चैप्टर कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, वहाँ आपने परवलय के बहुत से उसमें बनाए होंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसका कर्व कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से होगा बच्चों, पैरेलल टू, अगर हम ऐसे लाइन बनाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो ये रहा आपका, मान लिया या एक्स की एक वैल्यू यहाँ प्राप्त हुई, एक यहाँ प्राप्त हुई, और ये मान लिया आपने वाई है आपका। ठीक है, एक वाई और 2 एक्स, एक वाई बच्चों 2 एक्स, ये ठीक इसी प्रकार से है कि आपने, ये तो हो गया आपका x1 और x2, और सेम वाई हमें प्राप्त हो रहा है, देखो ये आपका 1 1 नहीं होगा, ये आपका 1 1 बच्चों नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे इसमें, पॉइंट नंबर 4, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को आप नोट करो, ये थ्योरेटिकल है, लिखेंगे आप कॉपी में, अपनी पेन उठा के आप लिखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस नोट को आप लिखेंगे, 4th को कॉपी में लिखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्या समझे बच्चों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी सेट बी के अंदर आपके जो एलिमेंट है वे इस सेट ए के एलिमेंट से या तो ज़्यादा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट या तो ज़्यादा हो या उसके इक्वल टू हो, तभी आपका 1 1 संभव है। आप सोच के देखो, नहीं तो ऐसा संभव नहीं होगा। आप मैपिंग बना के भी देख सकते हैं कि इसमें कम एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा, मान लो इसमें 2 होते, इसमें ज़्यादा, तो इसका एक खाली रह जाता है, तो फंक्शन की डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं होती। ठीक है, तो आपने नोट कर ली होगी। 5th पॉइंट आप लिखेंगे, पॉइंट्स फंक्शन आर कंसिडर्ड एज 1 1। पॉइंट फंक्शन, इसे मैं लिखता हूं, पॉइंट फंक्शन आर कंसिडर्ड 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ठीक है, जो पॉइंट फंक्शन से क्या मतलब समझे, ऐसे फंक्शन जो केवल एक ही पॉइंट के लिए डिफाइन हो, जो केवल एक ही पॉइंट के लिए डिफाइन हो, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख दिया रूट में, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, x माइनस टू प्लस रूट में 2 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 2 रखें, डोमेन अगर हम 2 लें यहाँ से बच्चों, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। देखो अगर हम डोमेन इसका 2 ले तो ये क्या आएगा, 0, 1 को 1 ही मिला। तो पॉइंट फंक्शन, ये थोड़ा सा आपसे 12th क्लास में इस तरह की बातें नहीं बताई जाती पॉइंट फंक्शन। ठीक है, लेकिन आप फिर भी याद रखेंगे इस चीज़ को, ये आपका हो गया 1 1। तो बच्चों आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमारा 1 1 फंक्शन होता क्या है, यानी 1 को 1 ही मिले, नाम से ही पता आपको 1 को, फिर भी हमने सब चीज़ें लिख दी, आप इन्हें नोट कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर नंबर आता है हमारा मैनी वन फंक्शन का। अब हम मैनी वन फंक्शन पर चर्चा करेंगे।
तो बच्चों एक टाइप हम पढ़ चुके विस्तार से 1-1 फंक्शन, ठीक है, यानी 1-to-1। अब दूसरा है हमारा मैनी वन। दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे हम? मैनी वन। मैनी वन, ठीक है, या बच्चों आप इसे से कह सकते हैं मैनी टू वन। मैनी टू वन हिंदी में से क्या बोलते हैं? बहुएक। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों से? बहुएक, ठीक है। या तो आप ये नाम कह ले इसका, या ये नाम है मैनी टू वन, एक ही बात है, बहुएक, ठीक है। चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन is said to be many one function if two or more element of set A, if two or more element of set A, if two or more element of set A have same functional image, have same functional image in set B, in set B। क्या समझा बच्चों? ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट हैव सेम इमेज इन सेट बी, सेट बी में सेम इमेज रखते हो, ठीक है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, या आप इसे अगर थोड़ा सा हिंदी में समझना चाहे, यदि किसी फंक्शन में डोमेन के, यदि किसी फंक्शन में डोमेन के यदि किसी फंक्शन में डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों का, डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों का, दो या दो से अधिक अवयवों का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब हो, कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब हो, ठीक है। क्या समझे अब? तो कोई यदि किसी फंक्शन में डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब हो, तो इस प्रकार के फलन हमारे क्या कहलाते हैं? बहुएक, यानी मैनी टू वन, ठीक है। चलो एक मैपिंग के माध्यम से समझते हैं इसमें। देखो हमने ये कोई मैपिंग ली आपकी, ये सेट ए हो गया, ये आपका हो गया बच्चों सेट बी, ये सेट ए है आपका, ये बी है, ये मैपिंग हुई एफ, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट लो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ ले लिया आपने ए बी सी। देखो 1 को ए मिला, 2 को भी ए मिला, 3 को बी मिला और 4 को सी मिला। देखो दो अवयवों की सेम इमेज है, 1 की इमेज भी ए है, 1 की इमेज भी आपकी क्या है? ए है, और 2 की इमेज भी आपकी के है। यदि या फिर आप ऐसे कहें, देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया आपका, ये हो गया, इसमें आप ले लो ए बी सी, इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। देखो 1 को ए मिला, 2 को भी ए मिला, ठीक है, और 3 को भी ए मिला और 4 को बी मिला। ये खाली रह गया, कोई बात नहीं, क्योंकि तो भाई फंक्शन की डेफिनेशन तो हमारी जो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है, ठीक है। ऐसे हो या ऐसे हो, यानी दो या दो से अधिक अवयवों का, जो डोमेन के अवयव है, इनमें दो या दो से अधिक अवयवों का अगर सेम प्रतिबिंब हमें मिल जाए कोडोमेन में, तो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? बहुएक, यानी मैनी टू वन। जैसे इसके नाम से सजेस्ट है मैनी टू वन, मैनी को 1 मिला बच्चों, क्या कहा इसने? मैनी वन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है मैनी टू वन, यानी मैनी मीन्स बहुत सारों को एक ही मिला। देखो मैनी को एक मिला, मैनी को एक ही मिला, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका? मैनी वन, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल आप लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू मोड एक्स, यानी जितने भी आपके मॉडुलस फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं जो मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन हो गए, या आपके हो गया f(x) इज इक्वल टू
ये इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एक हो गया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मझले ब्रैकेट में आप एक्स ऐसे लिख देते हैं, यानी फ्रैक्शनल फंक्शन, या आपका हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, 1 2 3 4 ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये हो गए आपके। ठीक है, एनी इवन डिग्री पोलिनोमियल, क्या होगा, क्या होगा बच्चों आपका, कि जो भी एनी इवन डिग्री, एनी इवन डिग्री पोलिनोमियल, ये बच्चों आपके सब क्या होते हैं, ये आपके मैनी टू वन फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखोगे तो थोड़ा आसान नहीं रहेगा क्वेश्चन करने में। जिसने मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपके, और ये आपके फ्रैक्शनल फंक्शन है, या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और एनी इवन डिग्री पोलिनोमियल है। ये आपके क्या होंगे बच्चों सारे, ये आपके क्या होंगे, मैनी वन फंक्शन होंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक दो नोट्स लिखेंगे, लिखो, नोट करें सब अपनी कॉपी में, नोट लिखेंगे इसमें। नोट नंबर 1, नोट 1 लिखो। If a line parallel to x-axis, if a line parallel to x-axis cuts the curve more than 1 point, if a line parallel to x-axis cuts the curve more than 1 point, देखो हम इससे पहले बता चुके हैं, एक लाइन, ये कर्व है, कोई साइन का ग्राफ ले लिया आपने। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो एक वाई मिला और एक्स, मान लिया x1 मिला, या आपको x2 मिला, या x3 मिला, यानी कहने का मतलब यह है कि ये हो गया आपका x1 x2 x3, और इस पर आपको y की एक ही वैल्यू प्राप्त हुई। ये बच्चों हो गया आपका मैनी टू वन। इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द कर्व मोर देन 1 पॉइंट, देन इट इज क्या होता है आपका, मैनी वन होता है। एक नोट और लिखेंगे आप, बस एक नोट हो रहा है इसका, लिखो कॉपी में लिखा सब अपनी। इफ ए फंक्शन इज 1 1, इफ ए फंक्शन इज 1 1 देन इट इज नॉट मैनी वन। यदि कोई फंक्शन 1 1 है तो मैनी वन आपका नहीं होगा। बस ये छोटे छोटे दो नोट्स थे इसके बारे में, आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैनी वन फंक्शन आपका क्या होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टाइप्स जो है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों हम फंक्शन के दो टाइप्स पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पहले हमने पढ़ा 1 1 फंक्शन और दूसरा हमने पढ़ा मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरा क्या है हमारा, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। या बच्चों इसका दूसरा नाम क्या आता है, सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। ठीक है, सरजेक्टिव फंक्शन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए फंक्शन, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें हम, ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, सेट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी। ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, एफ is such that a tends to b. A function defined from a to b is said to be onto function, is said to be onto function if क्या है, if each element of set b, if each element ऑफ सेट बी, सेट बी का मतलब क्या होता है, कोडोमेन। क्या होगा बच्चों, कोडोमेन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी यानी कोडोमेन इज द फंक्शनल इमेज, इज द फंक्शनल इमेज, इज द फंक्शनल इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ एनी एलिमेंट of any element of set A। ठीक है, तो क्या समझे बच्चों तुम इससे कि ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, एफ टेंड्स टू बी, इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू क्या बोलते हैं, आच्छादक, ऑन टू यानी आच्छादक, इज सेट टू बी
ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी यानी कोडोमेन, सेट बी यानी कोडोमेन इज द फंक्शनल इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सेट, यानी सेट बी का कोई भी कोडोमेन का कोई भी आपका एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी न किसी की इमेज आपका होना चाहिए। आप हिंदी में अगर इसे समझे थोड़ा सा, ठीक है, क्या लिखोगे, यदि किसी फलन में सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, यदि किसी फलन में, यदि किसी फलन में, यदि किसी फलन में, यदि किसी फलन में सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, सह डोमेन का, सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ये क्या लिखा इसमें, यदि किसी फलन में सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के, डोमेन के, डोमेन के किसी न किसी, किसी न किसी, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, किसी न किसी अवयव का, अवयव का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो ऐसे फलन आच्छादक फलन कहलाते हैं। तो ऐसे फलन, ऐसे फलन आच्छादक फलन कहलाते हैं। तो ऐसे फलन आच्छादक फलन कहलाते हैं, कहलाते हैं। देखो यदि किसी, देखो यदि किसी फलन में सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो ऐसे फलन आपके क्या कहलाते हैं, आच्छादक फलन कहलाते हैं। यानी सह डोमेन का प्रत्येक अवयव जो है, देखो यदि किसी सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी बी में कोई खाली ना हो, बी में कोई खाली ना हो, ठीक है। कहने का मतलब ये, देखो अगर मैपिंग के माध्यम से आप समझेंगे, ये ले लिया आपने कोई सेट ए और ये ले लिया आपने कोई सेट बी, ये ले लिया आपने कोई सेट बी, ये कोई मैपिंग है, ठीक है। इसमें आप ले लो 1 2 3, 1 2 3 ए बी सी, 1 को ए मिला, 2 को बी मिला और सी को 3 को सी मिला, ठीक है। या आप ऐसे कह ले इस प्रकार से, ये आपका कोई सेट ए है और ये कोई आपका सेट बी है, ठीक है। इसमें ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें ले लो आप ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। देखो 1 को ए मिला, 2 को बी मिला, 3 को भी बी मिला, 4 को सी मिला और 5 को डी मिला। या ये नु कहिए आप इस तरह से की जो मैपिंग होगी, ये हो क्या होगी आपकी ऑन टू मैपिंग। यानी कहने का मतलब है सेट बी में यदि कोई भी खाली नहीं है, देखो सेट ए में खाली ना रहे, ये तो हमारी फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी, ये तो हमारी फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसमें क्या है ऑन टू में सेट बी में कोई भी खाली ना रहे। तो बच्चों इन सबको देख के आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, हमने आपको बताया था रेंज, डोमेन, डोमेन और रेंज के बारे में हमने आपको विस्तार से समझाया था जिस दिन हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, फंक्शन के बारे में बताया था, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, केवल उनके नाम बताए थे हमने आपको, रेंज, कोडोमेन और डोमेन के बारे में बताया था, रेंज। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्या निकल के आता है, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यदि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन के है आपकी, ठीक है, देन द फंक्शन इज ऑन टू, देन द फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है बच्चों। मैथमेटिकली कैसे करेंगे इसे आप, मैथमेटिकली कैसे, मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। मान लो कोई मैपिंग है एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, आर से आर में डिफाइन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, माना एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। देखो एक्स कभी भी यहाँ बराबर नहीं हो सकता 0 के, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करने का प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा, ध्यान रखना। इसी तरह हम फिर क्वेश्चन करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/x, यानी x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/y, यानी हमने x की टर्म में वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली हमने, x इज इक्वल टू निकाल लिया, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट, देयर, देखो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर इज एन x, देयर इज एन x, देयर इज एन x एग्जिस्ट इन डोमेन, एग्जिस्ट
इन डोमेन। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देखो, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब जो प्रत्येक अवयव है आपका कोडोमेन में, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, प्रत्येक के लिए एक एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए डोमेन में, ठीक है। यानी प्रत्येक कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए क्या होना चाहिए? एक्स में भी, यानी डोमेन में भी आपका कोई ना कोई अवयव होना चाहिए, ठीक है। यानी फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर देयर इज एन एक्स एग्जिस्ट इन डोमेन, प्रत्येक वाई के लिए एक एक्स भी एग्जिस्ट आपका होना चाहिए डोमेन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका ऑन टू, ठीक है। दूसरा आपका था एक इनटू, अंतक्षेपी, अंतक्षेपी ऑन टू फंक्शन, ठीक है। लिखें, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बोलता हूं, आप लिखेंगे इसे, लिखो, कॉपी उठाओ अपनी, लिखो। ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी इनटू फंक्शन if at least one element of set B, if at least one element of set B is not the functional image of any एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? सह डोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसा है बच्चों, यदि सह डोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसा है जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहलाता है? तो ऐसे फलन आपके अंतक्षेपी कहलाते हैं, यानी आपके इनटू कहलाते हैं। आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक बार और बोल रहा हूं मैं, ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द फंक्शनल इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी सेट डोमेन में कम से कम एक ऐसा अवयव अगर है, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। देखो, अगर इसके एग्जांपल की बात करें आप, ये आपका सेट ए हो गया और ये आपका सेट कोई बी हो गया, ठीक है। ये आपने ले लिया 1 2 3, ये ले लिया ए बी सी, ये हुआ और 3 को बी मिला, ये एक खाली रह गया, ये एक आपका खाली रह गया, ठीक है। या आप ऐसा कह ले, ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 ए बी सी डी, या आप ऐसे कह लें। यानी सेट बी में एक या एक से अधिक अवयव अगर खाली है तो क्या कहलाएगा बच्चों? इनटू कहलाएगा आपका। यानी कहने का मतलब क्या है? यहाँ से जैसे यहाँ था रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पर जो रेंज होगी आपकी, जो आपकी रेंज होगी, रेंज आपकी सबसेट होगी कोडोमेन का, रेंज आपका जो सबसेट होगा उपसमुच्चय होगा कोडोमेन का। ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी, उपसमुच्चय क्या है, ठीक है। यहाँ था जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तब तो था ये ऑन टू। जब रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन का तो ये क्या हो जाएगा? ये इनटू हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि फंक्शन का ऑन टू या इनटू होना, फंक्शन का ऑन टू या इनटू होना, ये कोडोमेन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कोडोमेन पर डिपेंड करता है। अगर कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है तो क्या हो जाता है? आपका ऑन टू, ठीक है। अगर इसमें कम से कम एक अवयव ऐसा है जो डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाता है इनटू। यानी अगर कोडोमेन में सभी एलिमेंट रिलेटेड है तो ऑन टू, अगर एक या एक से अधिक खाली है तो क्या हो जाता है? वो इनटू हो जाता है। यानी ये हमारा कोडोमेन पर निर्भर कर रहा है। कोडोमेन में कोई खाली ना हो तो ऑन टू, कोडोमेन में कोई खाली ना हो तो ऑन टू, ठीक है। अगर कोडोमेन में कोई खाली हो तो क्या हो जाता है बच्चों? इनटू हो जाता है। तो ये था हमारा ऑन टू और इनटू। ये मैंने अलग अलग से समझाया तुम्हें, लेकिन जब मैंने आपको पार्ट पढ़ाए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 1 इनटू क्या होगा? 1 1 इनटू
ये भी एक आपको देखो जो 1 1 भी और इंटू भी हो, क्योंकि अब आप 1 1 और इंटू को दोनों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। अब आपके लिए 1 1 इंटू समझना कोई कठिन चीज नहीं है, जो 1 1 भी हो और इंटू भी हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 1 1 और इंटू होगा, देखो ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, कोई सेट ए और सेट बी ले लिया, 1 2 3 ए बी सी डी, 1 2 3 ए बी सी डी। देखो 1 1 इंटू में आपका क्या होगा बच्चों, ठीक है, 1 को ए, 2 को बी, 3 को, देखो 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू में क्या होगा, देखो इसमें एक खाली रह गया, ये 1 1 तो है, 1 का 1 से रिलेशन है, लेकिन बी में एक खाली हो गया, तो 1 1 इंटू। ऐसा एग्जाम्पल पहले भी आ चुके हैं जो हमने आपको इसमें देखे बताइए। तो इस कितने हो गया आपका 1 1 और इंटू। दूसरा एग्जाम्पल इसका आएगा 1 1 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। दूसरा आपका था 1 1 ऑन टू, क्या होना चाहिए आपका 1 1 ऑन टू। ये तो बड़ा सिंपल है, देखो 1 1 ऑन टू का एक सेट ए ले लिया आपने, एक सेट बी ले लिया आपने, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ ले लो आप ए बी सी डी। तो कोई ये 1 1 ऑन टू हो गया, कोई खाली नहीं है और एक का एक के साथ ही रिलेशन है। ठीक है, एक होता है आपका मैनी 1 इंटू, क्या हो गया आपका मैनी 1 इंटू। ठीक है, मैनी 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, देखो मैनी 1 इंटू, ठीक है, मैनी 1 इंटू में आप ले लेंगे इसमें, देखो ये सेट ए हो गया आपका, ये सेट बी हो गया, एक सेट ए ले लिया आपने, एक सेट बी ले लिया, 1 2 3 1 2 3 हो गया ए बी सी। ठीक है, तो मैनी 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 को भी ए मिला, 2 को भी ए मिला और 3 को बी मिला। मैनी 1 तो हो गया ये देखो 2 की एक इमेज, और इंटू क्यों हुआ है, क्योंकि सी में एक खाली रह गया। और मैनी 1 ऑन टू में क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इससे अगला क्या है मैनी 1 ऑन टू। देखो मैनी 1 ऑन टू का आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 ए बी सी, मैनी 1 ऑन टू। इसमें बी का कोई भी खाली ना रहे, 1 को ए भी मिला और 1 को, देखो मैनी 1 ऑन टू यानी 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, और 2 को भी ए मिला, 2 को भी ए मिला। ठीक है, अब मैं 3 को क्या दिखाऊँ, इसमें 3 को आपको बी मिला, 3 को बी मिला, एक एलिमेंट और मान लो 4 को आपका सी मिला। देखो मैनी 1 ऑन टू, ये हो गया आपका मैनी 1 ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन का सविस्तार से आपको समझा दिया गया। आप इन्हें अपनी कॉपी में उतार लें, आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे हम एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।